स्टूडेंट्स, आज बीए सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर में राजस्थान हिस्ट्री का जो है आज हम पढ़ेंगे चौहानों का उदय। आपको पता ही है कि राजपूत जाति जो थी उसमें चौहान, परमार, चालुक्य ये अलग अलग राजपूत वर्ग थे। आज हम चौहानों के उदय के बारे में पढ़ेंगे और चौहानों के उदय में ही जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चौहान वंश का अत्यंत प्रतिभाशाली शासक हुआ। तो चलिए प्रारंभ हम करते हैं चौहानों के उदय से। इसमें हमें ये देखना है कि चौहानों के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग क्या राय है, चौहानों का उत्पत्ति स्थल क्या था। जैसा कि आपको पता ही है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात केंद्र जो था वो विघटन की स्थिति में आ गया था और जब ये विघटन हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में बहुत से राजपूत राजवंशों का जन्म हुआ और जिन राजपूत राजवंशों का जन्म हुआ उनमें चौहान वंश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो चौहान थे इन्होंने राजस्थान और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में अपने केंद्र स्थापित कर लिए थे, जिनमें कि शाकंभरी, जिसे हम सांभर भी कहते हैं, अथवा सपाद लक्ष के चौहान अपनी वीरता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हुए। अब चौहानों की उत्पत्ति और उनका मूल स्थान, जैसे कि मैंने बताया, वो दोनों ही काफी विवादग्रस्त हैं। अगर हम चंद बरदाई का अध्ययन करते हैं तो चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो और चारण अनुश्रुति, जो चारणों ने साहित्य लिखा, उसके अनुसार ये अग्निकुल के माने जाते हैं। पृथ्वीराज विजय हम्मीर रासो और हम्मीर महाकाव्य जो है वो ये कहता है कि चौहान सूर्यवंशी थे। कर्नल टॉड और डॉक्टर स्मिथ व क्रुक, उनका ये मानना है कि ये विदेशियों की संतान थे, जैसे कि शक, सीथियन और ये हूण वगैरह, यूची जो विदेशों से आए, ये भी उनसे संबंधित थे। लेकिन राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये ब्राह्मणों की संतान थे। अब इनके जहां तक मूल निवास स्थान की बात है, अगर हम गोपीनाथ शर्मा को देखते हैं तो उनका ये मानना है कि इनका मूल स्थान जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश कौन सा कहलाता है? मुख्यतः बीकानेर का क्षेत्र जो है, बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ और सांभर का क्षेत्र जो है वो जांगल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये मानते हैं कि इनका निवास स्थान चित्तौड़ था और पृथ्वीराज विजय और हम्मीर महाकाव्य में इनका निवास स्थान पुष्कर माना है। अब अगर हम इन सब का अध्ययन कर एक निष्कर्ष निकालना चाहें तो ऐसा लगता है कि सांभर, पुष्कर और सीकर का मध्यवर्ती क्षेत्र जो है वो इनका मूल स्थान रहा होगा। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि प्रारंभिक चौहान शासक कौन कौन से थे। पृथ्वीराज विजय और हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान वंश का आदि पुरुष चहमान नाम का व्यक्ति था। ये थे आदि पुरुष। इसके अतिरिक्त बिजौलिया अभिलेख में सांभर के चौहान राज्य का संस्थापक वासुदेव को बताया गया है और इन्होंने ये कहा जाता है कि सांभर में प्रसिद्ध झील का भी निर्माण कराया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और वासुदेव जी इनका समय 551 ईस्वी के आसपास मानते हैं। वासुदेव के पश्चात जो शासक हुए वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और उनकी प्रामाणिक जानकारी कुछ शासकों की हमें नहीं मिलती। इस वंश का जो प्रथम प्रसिद्ध शासक हुआ वो चंद्रराज प्रथम का पुत्र दुर्लभराज प्रथम को माना गया है। ये कहा जाता है कि दुर्लभराज प्रथम जो था ये वत्सराज का सामंत था और उन्होंने वत्सराज के अंतर्गत रहते हुए गौड़ मतलब कि बंगाल के प्रदेश को विजित किया। इनके पश्चात भूवल प्रथम, जो कि गोविंद राज प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं, वो इनके उत्तराधिकारी बने और
जिन्होंने की नागभट्ट द्वितीय जो कि कन्नौज का शासक था, ये उसके सामंत थे। तो गोविंद राज प्रथम, ये गूगल प्रथम ने सिंध के मुस्लिम गवर्नर को परास्त कर उसे प्रतिहार राज्य के पश्चिम भाग में आगे बढ़ने से रोका। इसके पश्चात के राजाओं की जिनमें कि चंद्राय द्वितीय, गूवक द्वितीय, उनके विषय में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। गूवक द्वितीय के पश्चात उनका पुत्र चंदन राज सिंहासन पर बैठा और ये कहा जाता है कि उसने तोमरों के साथ संघर्ष में तोमर नरेश रुद्रसेन को परास्त कर मौत के घाट उतार दिया। चंदन के पुत्र व उत्तराधिकारी वाकपति राज प्रथम, ये चौहानों में प्रारंभिक चौहान शासकों में महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। इनके समय में ये कहा जाता है कि सांभर का चौहान वंश अत्यंत शक्तिशाली हो गया और इन्होंने महाराज की पदवी भी धारण करी। वाकपति राज प्रथम के पश्चात उनका पुत्र सिंह राज गद्दी पर बैठा और इन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करी तथा साथ ही इन्होंने प्रतिहारों व तोमरों को भी परास्त किया। इनके बाद विग्रहराज द्वितीय गद्दी पर बैठे। उन्होंने गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज प्रथम पर आक्रमण कर उसे संधि करने को विवश किया, क्योंकि गुजरात का जो मूलराज शासक था वो काफी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक माना जाता है, तो इन्हें परास्त करना भी एक बड़ा कार्य था। और हर्ष शिलालेख के अनुसार वह प्रारंभिक चौहान शासकों में, मतलब कौन, विग्रहराज द्वितीय जो थे वो प्रारंभिक चौहान शासकों में काफी शक्तिशाली और पराक्रमी रहे। अब विग्रहराज द्वितीय के उत्तराधिकारी दुर्लभराज द्वितीय गद्दी पर बैठे। उन्होंने राज्य की सीमाओं का जयपुर, जोधपुर, सीकर तथा अजमेर तक विस्तार किया। तत्पश्चात गोविंद राज द्वितीय जो थे वो गद्दी पर बैठे और उन्होंने मुसलमानों के साथ संघर्ष किया। इसके बाद वाकपति द्वितीय सिंहासन पर बैठे। उसने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को युद्ध में परास्त किया। इनके बाद बैठने वाले जो अन्य चौहान शासक थे उनमें से 2-3 बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहे और वो अयोग्य सिद्ध हुए, इसलिए उनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। विग्रहराज तृतीय के बाद उनका पुत्र पृथ्वीराज प्रथम राजा बना। ये कहा जाता है कि वह अपने समय का स्वतंत्र व शक्तिशाली शासक था और उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की और उसका जो उत्तराधिकारी था या उनके जो पुत्र थे अजय राज, वो भी काफी शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए चौहानों में। उन्होंने मालवा पर आक्रमण कर परमार राजा नरवर्मन को परास्त किया। अजय राज के समय में ही अजमेर नगर को बसाया गया और यही बाद में चौहानों की राजधानी भी बना। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि अजय राज का काल चौहान साम्राज्य का समृद्ध या निर्माण काल था। अब इतना आपने जो देखा उसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे उनमें हम दुर्लभराज द्वितीय, दुर्लभराज प्रथम, गोविंदराज प्रथम और उसके बाद विग्रहराज और विग्रहराज प्रथम, चंदन राज, इन्हें महत्वपूर्ण शासक मान सकते हैं और विग्रहराज द्वितीय जो हैं वो भी महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अजय राज प्रथम, जो आपसे कई बार क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें अजय राज प्रथम, अर्णोराज, सिंहराज, वाकपति राज प्रथम, इनके बारे में मुख्य रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अजय राज का पुत्र और उत्तराधिकारी अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी तक गद्दी पर रहे और वो इस वंश के, किसके, चौहान वंश के अत्यंत प्रतापी शासक हुए। उनके शिलालेखों में उन्हें महाराजाधिराज परमेश्वर भी कहा गया है। अजमेर संग्रहालय के शिलालेख के अनुसार उन्होंने अजमेर के निकट मुसलमानों को
तथा मालवा के परमार नरेशों को भी परास्त किया। सरस्वती नदी तक उन्होंने अभियान किए और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर भी उनके आक्रमण हुए। अर्णोराज को चालुक्य नरेश के साथ भी संघर्ष का सामना करना पड़ा, गुजरात के चालुक्यों के साथ, जिनमें चालुक्यों का पलड़ा भारी रहा और अर्णोराज का भवन और मंदिर निर्माण में भी विशेष योगदान रहा। और ये कहा जाता है कि अन्ना सागर झील जो है उसका निर्माण भी उन्होंने ही कराया था। अब अर्णोराज की हत्या के उपरांत उनका पुत्र जगदेव गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई विग्रहराज ने कुछ ही समय पश्चात उसे मौत के घाट उतार दिया तथा स्वयं विग्रहराज चतुर्थ के नाम से सिंहासन पर बैठा। उनकी क्या उपलब्धियां रही कि उन्होंने तोमर और मुसलमान शासकों को परास्त कर साम्राज्य को दिल्ली व पंजाब तक विस्तृत कर दिया। विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो स्वयं भी कलम के धनी थे, अच्छे साहित्यकार थे और धनी व साहित्यकारों को और विद्वानों को वो अपने साम्राज्य में आश्रय भी प्रदान करते थे। उनके दरबारी कवि थे सोमदेव और सोमदेव द्वारा लिखित ललित विग्रहराज नाटक प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों में महत्वपूर्ण माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने अनेक दुर्गों और अजमेर में एक विद्यालय का भी निर्माण कराया। अब विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र अपर गंगेय गद्दी पर बैठा जब, तो कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसकी कोई महत्वपूर्ण इतिहास नहीं रहा। तत्पश्चात पृथ्वीराज द्वितीय गद्दी पर बैठा। उन्होंने भी 1169 ईस्वी तक शासन किया। उनका मुसलमानों के साथ संघर्ष चला। पंजाब की सीमाओं तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, वहां पर कुछ दुर्गों का भी निर्माण कराया। उनकी मृत्यु के उपरांत अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र सोमेश्वर चौहान गद्दी पर बैठे और ये कहा जाता है कि सोमेश्वर चौहान जो थे उनके नाना जो थे वो गुजरात में रहते थे, इसलिए उन्होंने अपना बचपन गुजरात में बिताया और इसी कारण अपने मामा कुमारपाल के साथ सोमेश्वर के काफ़ी अच्छे संबंध थे। जब कभी कुमारपाल को आवश्यकता हुई तो सोमेश्वर ने उनके अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शासक सोमेश्वर का विवाह त्रिपुरी के कलचुरी नरेश की पुत्री के साथ हुआ और उनसे उनके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनमें पृथ्वीराज और हरिराज। और जब सोमेश्वर शासक बन गए तो उसके पश्चात वो पृथ्वीराज और हरिराज अपने पिता के साथ अजमेर में आ गए। तो ये जो पृथ्वीराज हैं, यही अब हम आगे चल के जो इस लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे वो होगा पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। उसकी जानकारी मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगी। आशा है कि अब आप इस चैप्टर को और चौहानों के उदय को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसमें से यदि कोई लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है तो उसका आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। थैंक यू।